बनाया वो मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे आराम से। देखिए, एक अनपोलराइज लाइट है, ठीक है, और वो पास हो रही है इस डायरेक्शन में, प्रोपोगेट कर रही है डायरेक्शन इस डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। यहाँ पर मैंने एक प्लेन लिया, उस प्लेन में मैंने जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, हर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, लेकिन परपेंडिकुलर होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है किससे, इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव से। ये तो मैंने पहले बताया था। अब आगे मैंने क्या किया, पोलराइजर लगा दिया, मतलब पोलराइड लगा दिया। अब ऐसा पोलराइड लगाए, इसका जो पास एक्सिस है, पास एक्सिस मतलब इसमें लाइन है जो पास करेगी लाइट, वो इस तरह से है, इसको बोलते हैं पास एक्सिस। ठीक है, नोट्स बना हुआ है, नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल गया होगा, ठीक है। ये पास एक्सिस से लाइट जो पास करेगी, वो कौन सा लाइट पास करेगी, उसका 100% प्रोबेबिलिटी है कि वही लाइट पास करेगी जिसका डायरेक्शन इस पोलराइडर के पास एक्सिस के डायरेक्शन से मिलता जुलता हो। मतलब मैं एक खिड़की ले जाऊं और खिड़की के सामने आपको रख के इस चौक को बोलेंगे फेंकिए, तो खिड़की में जो ग्रिल लगा हुआ रहता है, उस ग्रिल में अगर मैं इसको फेंकूँ तो आराम से चला जाएगा। लेकिन ग्रिल अगर इस तरह से रहेगा तो यहाँ से हम कितनों फेंकेंगे तो ये क्या करेगी, इधर रोक लेगी, है ना। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ में है, तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर क्या होगा, पास कर पाएगा। उसके बाकी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो भी पास करेगा, लेकिन उसका वो कंपोनेंट पास करेगा जिसका डायरेक्शन इसके पास एक्सिस से मिलता जुलता है, वो पास कर जाएगा। मतलब यहाँ पर जो लाइट अनपोलराइज्ड थी वो अब क्या हो गई, पोलराइज्ड हो गई। अब मैं दूसरा पोलराइड एक लगाता हूँ, दूसरा पोलराइजर लगाता हूँ जो इस तरह से है, ठीक है, और इस पोलराइड और इस पोलराइड दोनों के बीच का जो एंगल है बिल्कुल सेम है, मतलब 0 डिग्री एंगल क्या है दोनों के बीच का। इसको हम पोलराइजर बोल सकते हैं, इसको एनालाइजर बोल सकते हैं, ठीक है। तो पोलराइजर और एनालाइजर दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है। अगर मैं कहूँ कि इस टाइप का ग्रिल है, यहाँ से फेंक रहे हैं, बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो सीधा ही चला जाएगा ना, बिल्कुल सीधा चला जाएगा। तो यहाँ पर जो लाइट बिल्कुल सीधा आया, यहाँ तक आया, इसको भी सीधा ही रास्ता दिख रहा है, तो सीधा निकल जाएगा। मतलब जितना लाइट का इंटेंसिटी होगा इसका, उतना ही इंटेंसिटी होगा इसका। इसीलिए यहाँ पर I0 इंटेंसिटी इसका है, तो इसका भी इंटेंसिटी कितना है, I0 है। लेकिन ये तो कंसेप्ट समझ में आ गई। लेकिन अगर हम चेंज करें, क्या चेंज करें कि इन दोनों के बीच का एंगल को 90 डिग्री कर दें। कितना कर दें, 90 डिग्री। मतलब एक पोलराइजर इस तरह है तो दूसरा पोलराइजर है इस तरह से, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो लाइट जा रहा है, इधर लाइट तो इधर से जाएगी, लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसका कंपोनेंट इधर जाएगी। अब जब इधर जाएगी तो यहाँ से इधर निकल पाना मुश्किल होगा। मतलब देखो, यहाँ तक लाइट सीधा प्लेन पोलराइज हुआ। अब मैं जो एनालाइजर लगा रहा हूँ वो एनालाइजर में थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। चेंज में क्या कर रहा हूँ वो देखने हैं आपको। देखो, चेंज ये कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो एनालाइजर है तो दूसरा क्लोराइड जो है उसका डायरेक्शन बिल्कुल इस तरह कर दिए, मतलब बिल्कुल 90 डिग्री कर दिए। एक सीधा है तो दूसरा मैंने इस तरह कर दिया, ठीक है। तो फिगर में इसको इस तरह हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो लाइट सीधा जा रहा है वो इधर आगे नहीं जा पाएगा। तो अगर इसका इंटेंसिटी I0 है तो उसका आगे का इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन कब 0 होगा, उसी समय जब यहाँ पर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 2 कंडीशन मैंने बताया, ठीक है। कितना कंडीशन, 2 कंडीशन। लेकिन अगर एंगल दोनों के बीच में थीटा रखें, हम कोई भी एक डेफिनिट एंगल रखें, 30 डिग्री रखें, तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा अगर दोनों के बीच का एंगल हम लोग थीटा रखें तो क्या होगा, यही बताने वाले साइंटिस्ट थे मेलॉस, ठीक है। और उन्होंने एक नियम दिया था, वो नियम यही है कि जो इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी वो हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा, जो इंटेंसिटी आएगी पोलराइज्ड लाइट का आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइजर will be equal to intensity into a square of the cosine between the angle between polarizer and analyzer, ठीक है। ये इतना इंटू इतना का स्क्वायर का इक्वल होगा। तो लॉ ऑफ मेलॉस आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अच्छा, लिख देना जरूरी है क्या, नोट्स में लिखा हुआ तो
है ना, नोट्स में बिल्कुल बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है, ठीक है। आप वहाँ से समझ पाएंगे कि अगर मैं क्या करूँ, इन दोनों के बीच में बिल्कुल एंगल 0 रखूँ तो यहाँ से जो लाइट पास कर रही है वही लाइट यहाँ से भी पास कर जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वही इंटेंसिटी यहाँ पर होगा। लेकिन अगर हम 90 डिग्री रखूँ, एक को इधर रखूँ एक को इधर, तो इधर से जितना लाइट जा रही है, देखिए इधर से लाइट इधर जा रही है, तो इधर सीधा वाला लाइट तो इधर कैंसिल हो जाएगा ना, इधर कैंसिल हो जाएगा, तो उधर कोई लाइट नहीं जा पाएगा। इसके कारण से उधर क्या होगा, वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई गई होगी। अब अगर इसका प्रूफ आपको चाहिए तो हम बता रहे हैं, देखिए इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब इंटेंसिटी इक्वल टू के ये स्क्वायर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी इक्वल टू क्या बोलते हैं, के ये स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो ये एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे आ रहा है, नहीं, तो ये जो एम्पलीट्यूड होगा यहाँ पर वो कितना होगा, ये कॉस थीटा, कितना होगा, ये कॉस थीटा। इसके कारण जो इंटेंसिटी हो जाएगा आगे का वो हो जाएगा I0 इंटू ये कॉस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा I0 इंटू, अच्छा के साथ ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आई लीजिए अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ओह सॉरी यार, एक मिनट, इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, के इंटू ये स्क्वायर होगी, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल चाहते हैं कॉन्स्टेंट देते हैं, तो के को रखते हैं। यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो कितना बनेगा, ये कॉस थीटा बनेगा, कितना बनेगा, ये कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि इधर जितनी भी लाइट जा रही है उसका कंपोनेंट अगर हम लोग लेंगे डिग्री एंगल के तरफ में तो कितना होगा, कॉस में आता है, किस में आता है, कॉस में, ये कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ बन जाएगा के ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आपको पता होगा कि ये स्क्वायर शुरुआती का हमारा इंटेंसिटी है, तो यहाँ पर हो जाएगा I0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये है लॉ ऑफ मॉडुलस, लॉ ऑफ मॉडुलस। अब एक और बचा है जो आपको 12th क्लास के स्टैंडर्ड में पढ़ना है, वो है ब्रेवस्टर्स लॉ, ठीक है। 1808 में मॉडुलस नाम के एक साइंटिस्ट ने ये बताए थे कि जो कोई भी लाइट को आप एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में क्या कर रहे हैं, उसको रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रांसमिट करवा रहे हैं, रिफ्रैक्ट करवा रहे हैं, तब वहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा। तो रिफ्लेक्शन जो होगा लाइट का, उस लाइट जो है तो हो सकता है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो, मतलब कंप्लीटली पोलराइज्ड हो सकता है वो पार्शियली पोलराइज्ड हो सकता है वो यन पोलराइज्ड लाइट हो। ये डिपेंड करता है किस पर, डिपेंड करता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस किस तरह है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अच्छा है तो वहाँ पर पार्शियली पोलराइज्ड मिलेगा, और भी अच्छा है तो वहाँ पर आपको मिलेगा कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट। तो एक चीज़ हम बता रहे हैं, यदि कोई अनपोलराइज्ड लाइट है उसको डिनोट करते हैं हम लोग इस तरह से, कि इसकी जो डायरेक्शन है, वाइब्रेशन है लाइट की, इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो ऊपर नीचे भी है, साथ में इधर उधर दूसरे डायरेक्शंस में भी है। तो अगर अनपोलराइज्ड लाइट को अगर हम किसी डेंसर मीडियम पर वार करें, किसी ग्लास पर ही वार कर देते हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये है मेरा एक डेंसर मीडियम का इंटरफेस, यहाँ से जो लाइट आ रही है वो इधर आ रही है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नॉर्मल बना देता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, नॉर्मल बना देता हूँ। यहाँ से लाइट क्या होगी, ये रेयर है, ये एयर है, समझिए एयर है, और ये समझिए कि कोई डेंसर मीडियम में ग्लास है, तो डेंसर मीडियम में कुछ डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर इन कंपेयर टू एयर। तो यहाँ से जो लाइट आएगी वो इधर बेंड करेगी, बिल्कुल बेंड करेगी, ठीक है। और ये जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी वो इधर चली जाएगी, मतलब यहाँ I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये जो लाइट थी यहाँ पर, ये मेरे पास जो लाइट थी वो अनपोलराइज्ड लाइट थी। कैसी लाइट थी, ये बिल्कुल अनपोलराइज्ड लाइट थी, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट थी। ये जैसे यहाँ आई तो यहाँ से इधर रिफ्लेक्ट कर गई है, इसका कुछ पार्ट इधर रिफ्लेक्ट कर गई। तो जो रिफ्लेक्ट कर गई लाइट वो हो सकता है कि कंप्लीटली पोलराइज्ड हो सकता है पार्शियली पोलराइज्ड हो सकता है अनपोलराइज्ड हो, डिपेंड करता है कि उसका एंगल क्या है, ठीक है, इंसिडेंस एंगल क्या है।
तो अगर जो पोलराइज्ड लाइट आने वाली अनपोलराइज्ड लाइट, उसके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जो आता है, लाइट रिफ्लेक्शन का और जो लाइट आता है रिफ्रैक्शन का, उसके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल, तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन। बात समझ में आई कि जब कभी भी लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाती है, साथ में कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट कर जाती है। तो जो पार्ट रिफ्लेक्ट करती है और जो पार्ट रिफ्रैक्ट करती है उसके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, तब जो लाइट रिफ्लेक्ट की है वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी, और जिस एंगल से वो इंसिडेंस की थी लाइट अनपोलराइज्ड लाइट, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ये है मेरा कंसेप्ट अगला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम समझाने की कोशिश करें कि अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर आई ना हो करके क्या हो जाएगा, आई पी, मतलब एंगल ऑफ पोलराइजेशन। और ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन यहाँ के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, आर। तब जाके अगर हम लोग इस स्ट्रेट लाइन को देखें जो नॉर्मल है मेरे पास, जो नॉर्मल है उसको अगर देखें तो ये नॉर्मल है, स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर से आई पी प्लस 90 प्लस आर इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करता हूँ, दिखाई दे रहा होगा, आई पी प्लस 90 डिग्री प्लस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ये तो 8वां क्लास में पढ़ने का चीज़ था, लीनियर पेयर। सो आई पी प्लस आर विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट विल बी इक्वल टू 90। तो आई पी प्लस आर इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। इसका मतलब आर इक्वल्स टू आएगा 90 माइनस आई पी। ये कैलकुलेशन। अगर मैं मान लूँ इधर एयर है, उसका मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एयर का 1 होता है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और ये μ2 है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मान लेते हैं हम लोग, कितना है, μ2 है, μ2। तो अगर स्नेल्स लॉ लगाए रिफ्रैक्शन के लिए, क्या लगाए, स्नेल्स लॉ, तब देखिए थोड़ा सा उधर लिखेंगे और इधर थोड़ा चमक रहा है इसलिए कैमरा को इधर मैंने टर्न कर दिया। स्नेल्स लॉ अगर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्नेल्स लॉ, तब देखिए क्या होगा। आई पी, स्नेल्स लॉ मैंने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम जहाँ से लाइट जा रही है, इंटर करेगी, ठीक है, जिस मीडियम से लाइट जा रही है, इनटू उसके साइन का जो एंगल है विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, दैट इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन ऑफ आर। मतलब साइन आई पी विल बी इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, और साइन आर को हम लोग लिखेंगे, साइन आर के जगह पे लिखेंगे 90 माइनस आई पी। क्या लिखेंगे, 90 माइनस आई। सो यहाँ हो जाएगा साइन आई पी इक्वल्स टू μ2 इंटू कॉस आई पी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सो μ2 इक्वल्स टू हो जाएगा साइन आई पी बाय कॉस आई पी, और ये इक्वल होगा किसके, tan आई पी का। मतलब μ2 जो आएगा दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पर लाइट जा रही है, वो किसके इक्वल होगा, tan आई पी का। तो यही है ब्रेविस्टर्स लॉ, यही है ब्रेविस्टर्स लॉ, μ2 इक्वल्स टू tan आई पी, यही है ब्रेविस्टर्स लॉ, ठीक है, जो कि 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना था, यहाँ भी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना। मतलब इसको एक और टॉपिक से जानते हैं, रिफ्लेक्शन बाय पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक से इसको जानते हैं। अब मैं थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ, थोड़ा सा चेंजिंग, ठीक। अगर ये डेंसर में रेयर मीडियम है एयर का, अगर ये एयर होकर के दूसरा रेयर मीडियम रहता जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होता, तो यहाँ पर हम कितना लगाते, μ1 लगाते, यहाँ पर फिर कितना लगाते, μ1, यहाँ पर भी क्या लगता है, μ1, और यहाँ पर हो जाता μ2 बाय μ1,
और ये μ2/μ1 कितना आ जाता है, यहाँ पर आता μ2/μ1 आता 10IB। आता कि नहीं आता? बिल्कुल आता। और इसको हम लोग लिख सकते थे कि μ1/2 = 10IB। मतलब इसका मतलब है यहाँ पर 1 लिखे हैं, यहाँ पर 2 लिखे हैं, इसका मतलब लाइट आ रही है 1 से 2 में, तो इतना आता है। ठीक है, तो आपको समझ लेना है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। ब्रेविस्टॉर्स लॉ यहाँ पर समाप्त होती है। आगे हम लोग दूसरे के लिए आगे हम लोग रोटेशन पढ़ेंगे, इसमें फ्रेजनल थ्योरी पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे। बस बने रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर नोट करना चाहें स्टेप बाय स्टेप का सॉल्यूशन तो नोट कर सकते हैं, और अगर नहीं तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए।